स्टूडेंट, इट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन यूनिट 3। इसमें हम लोग अब देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में आते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ चलें। देखें 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है 3.1, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों से प्रतिस्थापित करते हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये क्या करना है, उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें ये एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। तो आपको बताया गया है कि जिनकी मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचायक क्षमता जिनकी अधिक होती है वो अपने से कम अपचयन क्षमता वाले एलिमेंट को उस विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं, या कह लें कि जिनकी अपचायक क्षमता अधिक होती है, वो अपने से नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर दें। तो लुक सीट, तो जिनकी मानक अपचयन विभव SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका कम होता है, वह उतना ही प्रबल होते हैं, उतना ही शक्तिशाली स्ट्रांग माने जाते हैं। तो मैग्नीशियम की अपचयक क्षमता जो SRP होती है, मानक अपचयन विभव, वे काफ़ी कम होती है, अधिक ऋणात्मक होता है एल्युमिनियम से। ठीक है। इस क्रम में जिंक का उससे कम, आयरन का उससे कम और कॉपर का उससे कम। तो ये सबसे कम मानक अपचयन क्षमता या मानक अपचयन विभव SRP मैग्नीशियम का होता है, सबसे कम। इससे अधिक एल्युमिनियम का होता। तो जिसकी अपचयन क्षमता, या ये बोलें जिसकी मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा या अधिक ऋणात्मक होगा, वह अधिक स्ट्रांग होता है। तो उस क्रम में मैग्नीशियम सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी सबसे कम होती है SRP की वैल्यू, मानक अपचयन विभव। देखेंगे ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इस श्रेणी में आप देख सकते हैं कि लिथियम सबसे ऊपर रखा गया है और इसकी इलेक्ट्रोड विभव यानी पोटेंशियल जो होता है, मानक अपचयन विभव का वैल्यू -3.05 है। सबसे अधिक ऋणात्मक, उससे कम, नीचे जैसे जैसे जाएंगे धनात्मक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे अधिक ऋणात्मक है वो सबसे स्ट्रांग है। अब पूछा जाए कि ये लिथियम पोटेशियम में सबसे स्ट्रांग कौन होगा, तो लिथियम सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी निगेटिव वैल्यू अत्यधिक है एज कंपैरिजन टू पोटेशियम के। पोटेशियम का तो -2.93 है। इस हिसाब से यदि मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नीशियम का -2.36 है, जबकि एल्युमिनियम की -1.66 है। तो मैग्नीशियम अधिक ऋणात्मक है एल्युमिनियम से। तो जो सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वो सबसे अधिक स्ट्रांग माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम अधिक स्ट्रांग है। मैग्नीशियम की जो अपचयन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, अपचायक क्षमता। ये मैग्नीशियम अधिक स्ट्रांग होगा एज कंपैरिजन देन अन्य एलिमेंटों से। करेक्ट। और जो अधिक स्ट्रांग होगा वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देगा। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम जिंक को। इस तरह से जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे रहेंगे, ऊपर वाले तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 3.2, मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका धातु दिया है, पोटेशियम है, सिल्वर है, पारा है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है। इनकी जो इलेक्ट्रोड वैल्यू है वह भी दिया है 0.80, 0.79, -2.93। तो सबसे अधिक जो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक जो सबसे अधिक होगा उसकी अपचायक क्षमता अधिक मानी जाती है। करेक्ट। तो लुक सीट, तो यहाँ पर देखेंगे जिनकी SRP मानक अपचयन विभव अधिक होता है वो अच्छे अक्षीकारक होते हैं, और जिनकी SRP यानी मानक अपचयन विभव कम होता है वो अच्छे अपचायक होते हैं। तो यहाँ पर अपचायक क्षमता पूछ रहा है, तो ये है। इस हिसाब से ये दिया गया। पोटेशियम का देखिए, Ag का देखिए, Hg का देखिए, मैग्नीशियम का -2.37 है, क्रोमियम का -0.74 वोल्ट है। ये अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दिया है। तो सबसे कम देखेंगे, सबसे अधिक ऋणात्मक वैल्यू 2.93 -2 ये पोटेशियम का है। तो पोटेशियम सबसे अधिक स्ट्रांग होगा
और उसके बाद जो अधिक ऋणात्मक होता है वो मैग्नीशियम दिया है -2.37। तो ये स्ट्रांग होगा। पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम के बाद पारा, पारा के बाद सिल्वर, ये क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 3.5 में पूछ रहा है 298 केल्विन पर नर्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ लिखिए। ईएमएफ का मतलब कि विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। ई सेल भी इसको होता है, ईएमएफ को विद्युत वाहक बल की वैल्यू पूछ रहा है। एक क्वेश्चन दिया है एमजी जो सॉलिड है, एमजी कोष्टक में सॉलिड माने ठोस, ए मैग्नीशियम आयन में बदल रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.001 एम मोलर दिया है और ये सेल से दर्शाया है। डबल पाई का मतलब ये सेल है, सेल द्वारा दिखाया गया है। कॉपर 2+ आयन जिसकी सांद्रता इतना है, कॉपर 2+ आयन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ठोस में। तो ये जो दिया गया है अभिक्रिया है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन एनोड पर क्रिया हो रही है, कौन कैथोड पर। ठीक है, Mg से Mg2+ का होना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, नहीं एनोड पर होती है। और Cu2+ से Cu में कन्वर्ट होना ये कैथोड पर हो रहा है, ये अपचयन अभिक्रिया है। लुक सीट। तो जो अभिक्रिया ये दी गई है इसको हम लोग दो अभिक्रियाओं में बांटते हैं। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देखें, Mg से Mg2+ का होना ये अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है। और Mg बराबर Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन ये जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, यानी 2 आयन बन रहा है। और इसकी जो E0 की वैल्यू दिया है मानक अपचयन विभव, ये -2.36 ये पेपर में आपको दिया रहेगा। उसी तरह कॉपर पर आप चेक करेंगे, देखिए Cu2+ ए Cu पाई देकर के Cu सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर यह क्रिया होगी Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है। और इसकी जो मानक अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है +0.34 वोल्ट है। तो नर्स्ट समीकरण देखिए यही है, E बराबर E0 -0.059 बटे n इंटू log P/R। P क्या है प्रोडक्ट और R क्या है रिएक्टेंट, यानी उत्पाद बटे अभिकारक की ये सांद्रता होती है। और E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल है, E0 क्या है मानक अपचयन विभव है। और फिर इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकाल करके E की वैल्यू निकालेंगे, यही पूछ रहा है। EMF का मतलब विद्युत वाहक बल, E की वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव। तो E0 निकालेंगे, E0 बराबर ER0 माइनस E लेफ्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर मानक अपचयन विभव कैथोड पर जो होता है उसमें से हम मानक अपचयन विभव इनोड पर का क्या करते हैं, घटाएंगे। तो यहाँ पर जो कैथोड पर हो रही है क्रिया, इसमें मानक अपचयन विभव की वैल्यू इतना दिया है, और एनोड पर जो हो रही है -2.36 दिया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये याद रखिए, ये फार्मूला है कैथोड का माइनस एनोड के इलेक्ट्रोड विभव, ये घटाते हैं आपस में मानक अपचयन विभव को। तो यहाँ पर घटाने पर E0 की वैल्यू इतना निकल आएगा, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी ऊपर के फार्मूले में इसमें हम मान रखते हैं और E जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल, E की वैल्यू निकालेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल E सेल भी इसको व्यक्त करते हैं। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा 2.70, जो E0 की वैल्यू है, फिर माइनस लगाइए। N की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, N माने आयनों की संख्या। तो यहाँ Mg पर भी 2 आयन है, कॉपर पर भी 2 आयन है, तो इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे, इंटू log P/R। P का मतलब प्रोडक्ट, R का मतलब रिएक्टेंट। ये कैसे हम पता करेंगे कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना है और रिएक्टेंट का। तो इन दोनों जब समीकरणों को हम जोड़ते हैं, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जब आप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और Mg प्लस कॉपर 2+ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Mg2+ प्लस कॉपर सॉलिड। तो इधर वाली जो चीज़ होगी वो प्रोडक्ट होगा, और इधर का क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए Mg2+ की सांद्रता यहाँ पर जो दी गई है ये प्रोडक्ट है, करेक्ट। और रिएक्टेंट में कॉपर 2+ रिएक्टेंट की सांद्रता इतना है, तो वहीं P/R की सांद्रता हम इसमें रख लेते हैं, करेक्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मान रख करके, इसको जो है
0.001 है तो इसको आप 10 के घाते -1 में चेंज कर दीजिए, नीचे 10 के घाते -4 हो जाएगा जब इधर ले जाएंगे कोटिमान में, और -4 ऊपर जाएगा तो +4, 4 में से 3 गया 10 आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसमें से घटाएंगे, सॉल्व करेंगे कुल मिला करके तो 2.6705 वोल्ट इसका आंसर होगा विद्युत वाहक बल की वैल्यू। सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, आयरन क्या होता है, आयरन 2+ में एक्सचेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन दिया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर दिया है, और यहाँ पर दिया है H2 गैस 1 बार, और ये प्लेटिनम उसमें जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है सॉलिड के रूप में। तो इस क्वेश्चन के लिए नस्ट इक्वेशन और EMF आइए चेक करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की भांति इस ये जो दिया है इसमें हम एनोड पर होने वाली अपक्रिया Fi आयरन 2+ में चेंज हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इसकी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है -0.44, ये आपको दिया रहेगा। और इसी प्रकार हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 चूँकि H2 है, यहाँ पर H2 है, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में बदल रहा है गैस में, और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो 0 होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, इस हिसाब से हम E0 की वैल्यू निकालेंगे। तो E0 बराबर E एनोड पर होने वाली अपक्रिया माइनस कैथोड पर। तो E0 यानी एनोड पर, ये देखिए ये एनोड पर होने वाली अपक्रिया, तो यहाँ पर कैथोड पर होने वाली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एनोड पर होने वाली जो मानक अपचयन विभव है वो एक घटाते हैं आपस में। तो देखिए कैथोड पर, ये कैथोड पर E0 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस एनोड पर E0 की वैल्यू 0.44 -0.44 हल कैलकुलेट करेंगे तो ऋण का धन आएगा, प्लस 0.44 वोल्ट आएगा। E0 की वैल्यू, मानक अपचयन विभव E0 की वैल्यू निकल गया। अब जो होता है नस्ट इक्वेशन, इस नस्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू यहाँ भी 2 रखा जाएगा, चूँकि आयरन या यहाँ पर हाइड्रोजन पर 2+ दिया गया है। N आयनों की संख्या है जिसमें 2 आयन हैं। अब इसमें E0 की वैल्यू जो रखे हैं प्लस 0.44 माइनस, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू आएगा 0.53 वोल्ट। यही सेल का विद्युत वाहक बल है, कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.8 देखें, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता दिया है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता यहाँ पर ज्ञात करना है, आइए चेक करें। तो मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करना है हमें, इनकी सांद्रता M की वैल्यू आपको दे रखा है 0.20, और विशिष्ट चालकता के कप्पा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता भी आपको दिया है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, और लैम्डा M यानी मोलर चालकता पूछ रहा है। ये फार्मूला होता है मोलर चालकता का, K गुणित 1000/M। M क्या है, मोलरता है, ज्ञात करें। K की वैल्यू आपको दे ही रखा है, मान रखिए 1000 गुणित M। M क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता 0.20 मोलरता आपको दे रखा है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा इसकी वैल्यू मोलर चालकता का। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3.9, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल में 0.001 मोलर KCl विलयन है, जिसका प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 M KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर हो, तो सेल स्थिरांक G,
सेल स्थिरांक जी स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। आइए चेक करें। तो इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है विशिष्ट चालकता के इज इक्वल टू जी गुणित एल बाई ए। जी क्या है? चालकत्व है। एल लंबाई है। ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल है। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें जी बराबर 1/r हम लोग जानते हैं। जी चालकत्व बराबर 1/r है। आर प्रतिरोध। तो यहाँ पर मान रखेंगे के इज इक्वल टू क्या हो? जी बराबर 1/r रखिए गुणित एल बाई ए। करेक्ट। एल बाई ए को सेल स्थिरांक जी स्टार से इसको नोट करते हैं। जी स्टार एल बाई ए को सेल स्थिरांक जी स्टार यहीं पूछ रहा है। तो के इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। करेक्ट। अब क्या होगा? त्रिय गुणा करेंगे तो जी स्टार बराबर के गुणित आर होगा। के की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 0.146 गुणित 10⁻³ 3 साइमन पर सेंटीमीटर। ए आपकी चालकता के की वैल्यू दिया है और आर प्रतिरोध की वैल्यू भी इसमें क्वेश्चन में दिया है 1500 ओम। ठीक है, तो इसमें मान रख करके बस इसको कैलकुलेट कर लें, हल कर लें। इस तरह से जी स्टार यानी सेल स्थिरांक की वैल्यू जो पूछ रहा है 0.291 पर सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे।